शाम का वक्त था, तकरीबन मगरिब होने को थी। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मैं हमेशा की तरह अपनी सहेलियों से मिलने के बाद उस झील पर नहाने और कपड़े धोने जा रही थी, जहाँ पर गांव की ज्यादातर औरतें अक्सर दिन भर जमा रहती थीं। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि जब नहर पर कोई भी ना हो, मैं उस वक्त वहाँ जाऊँ और अपने काम निपटाकर जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। मगर उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई दूर से मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा महसूस होते ही मैं एकदम घबरा गई। मेरा दिल चाहा कि मैं वापस पलट जाऊं, मगर मैंने अपनी हिम्मत बांधी और चलती रही। नहर के थोड़ा ही करीब जाकर रुकी थी कि मुझे अपने पीछे वो वजूद नजर आया जो न जाने कब से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पलट कर देखा तो उसने खुद को काली चादर में लपेट रखा था। मैंने खौफजदा नजरों से उसकी जानिब देखा तो उसकी खौफनाक आंखों में मुझे अजीब सी पुरस्रारियत नजर आई। मैंने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। तभी वो कह लगाता मेरे पीछे आया। शायद वो मुझसे बात करना चाहता था। तभी उसने 2-3 बार मेरा नाम भी पुकारा, मगर मैं इस कदर बदहवास हो चुकी थी कि मैं वहां 1 सेकंड न रुकी और बगैर सांस लिए भागती रही, यहाँ तक कि मैंने घर आकर दम लिया। अम्मा ने मेरी ये बिखरी हुई हालत देखी तो वो भी डर गई। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि शाम के वक्त बाहर न जाया करो। मैंने हाँफते कांपते अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा ने मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया और कहने लगी, बेटी, इस नहर पर दोबारा मत जाना। यहाँ तो नहाने भी न जाया कर। अब तू बड़ी हो गई है। यहाँ जो भी लड़की शादीशुदा उम्मीद से हो जाती है, और तू अभी छोटी है, इन बातों को नहीं समझती। आइंदा उस तरफ का रुख न करना। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, क्या झील पर जाने से मुझे बच्चा होगा? मैंने नासमझी से अम्मा की तरफ देख कर पूछा। हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है, और इसे मजाक मत समझना। अगर तू वहाँ जाएगी तो बिन बच्चे की माँ बन जाएगी। ऐसा पहले भी औरतों के साथ हो चुका है। अगर मेरी बात मान लेगी तो नफरे में रहेगी। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरत से उन्हें देखती रही। 2-3 साल इस बात को गुजरे तो मैं ये बात यकसर भूल गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में अम्मा ने ये बात मुझे डराने को कही थी। अगरचे गाँव की औरतें उस झील पर जाती थी और इसके बारे में मशहूर था कि इस झील पर आने से बांझ औरत का भी बच्चा हो जाता है। मुझे ये बात अजीब लगती थी। मैं ये बातें सुनकर हंसी और अपनी सहेलियों से कहती, देखो गांव की कितनी पागल हैं। भला नहर में ये ताकत कैसे हो सकती है कि वो किसी को औलाद दे? मुझे तो लगता है इस नहर के नीचे कोई कब्रिस्तान है जहाँ से औरतें मुर्दा बच्चे लेकर अपने घरों को जाती हैं। मेरी इस बात पर मेरी सहेलियां हंस पड़ती, मगर वो सब भी इस बात से डरती थी, क्योंकि इस झील के बारे में बहरहाल यही मशहूर था कि यहाँ पर जो भी औरत आती है उससे बच्चा जरूर होता है। इन्हीं दिनों भैया की शादी हो गई। जब मैं 16 साल की थी, हमारे घर भाभी आई। भाभी ने भी आते ही मुझे ये सबक पढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम बाहर न जाया करो, अब बड़ी हो गई हो। भाभी की ये बात सुनकर भी मुझे उलझन होती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बाहर जाने से रोके। अगरचे मेरी उम्र 16 साल थी, मगर शौक अब भी बच्चों वाले थे। एक दिन की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलकर लौट रही थी कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर एक पर्चा दे मारा। मैंने वो पर्चा खोल कर देखा तो उसमें किस्म की बातें लिखी थी जो मेरे ही बारे में थी, और मुझसे इजहार मोहब्बत इंतहाई घटिया अल्फाज में किया गया था। मैंने ये पढ़ा तो गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन जब तक मैं पीछे मुड़ती वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी भाभी और अम्मा को ये बात बता कर रहूंगी, मगर घर पहुँचते पहुँचते मैं ये बात भूल गई। रात भर में यही सोचती रही कि न जाने वो शख्स कौन है। बिल्कुल वैसी ही हंसी और वही आंखें जो मुझे 2-3 साल पहले मेरे ताक़ुब में मिली थी, अब बिल्कुल वैसी ही आंखें मैंने 2-3 बार अपने ताक़ुब में महसूस की थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। तभी मैं अगले दिन नहर पर ना गई, सारा दिन घर पर बैठी रही। शाम का वक्त था। भाभी मेरे लिए किचन में चाय बना रही थी कि मुझे फिर से किसी की नजरों का हिसार अपने गिर्द बनता हुआ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही शख्स खड़ा था जिसे मैंने आज से सालों पहले झील के साथ अपने ताक़ुब में आते देखा था। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? खबीस इंसान, तुमने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खूब समझती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं उस शख्स पर बरस पड़ी, मगर उसकी हंसी में और उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया। मैं गैलरी में मौजूद थी, जहाँ वो अपने हाथों का हिसार बनाकर खड़ा हो गया ताकि मैं वहां से जा न सकूं। तब इसने खौफनाक आवाज में मुझसे जो बात कही वो सुनकर मेरे कदमों तले से गोया जमीन ही सिरक गई। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुमने किसी और का होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उस शख्स की इस बात से मेरे तन बदन में आग लग गई। तुम होते कौन हो मुझे मेरे ही घर में धमकाने वाले? मैं अभी अम्मी और भाभी को बताती हूँ, वो तुम्हें ऐसा सीधा करेंगी कि याद रखोगे। उस शख्स ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और मेरा रास्ता छोड़ दिया। मैं चीखती हुई अम्मा के पास पहुंची। अम्मा, घर में चोर घुस आया है, आप जाकर देखें, भैया को बुलाएं। मैंने सब घर वालों को शोर मचाकर इकट्ठा कर दिया।
सब गैलरी में गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाद में भाभी ने बताया कि वो उनका सगा भाई है। ये सब सुनकर मेरी तो परेशानी में इजाफा हो गया, क्योंकि ये शख्स जो मुझे पहले से जानता था अब शायद मेरी जिंदगी अजीरन करने मेरे घर तक रसाई हासिल कर चुका था, और इसे तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। भैया तो पहले ही बीवी के गुलाम थे, उनके मुंह से बीवी के लिए कोई बात निकलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। इसलिए मैं खामोश रही और इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। अम्मा से कहती तो वो खामखा परेशान हो जाती, इसीलिए मैं चुप साधी रही। मगर ये बात इतनी हल्की न थी जितना मैंने समझ लिया था। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि भाभी मेरे पास आकर कहने लगी, तुमको एक बात बतानी थी, अगर तुम किसी से जिक्र न करो और वादा करो कि इसे तुम खुद तक रखोगी। मैं हमदन गोश हो गई। मेरे ख्याल में भाभी का कोई खुद का राज था जिसमें वो मुझे हमराज बनाना चाहती थी, मगर इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कहने लगी, मैं अपने भाई का रिश्ता तुमसे करना चाहती हूँ, वो तुमको बहुत चाहता है, 3 सालों से तुम्हारा ताक़ुब कर रहा है। उसने तो मेरी शादी पर भी इसीलिए एतराज न किया जब उसे मालूम हुआ कि तुम अमजद की बहन हो, वरना वो तुम्हारे खानदान को पसंद नहीं करता था। उसने तुम तक पहुँचने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अब तुम इनकार मत करना, वरना वो जुनूनी है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। भाभी की बात सुनकर मुझे डर सा महसूस हुआ। मैं उनके भाई से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उनका मौक़िफ़ था कि उनका भाई मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे तो अब घर आते हुए भी अजीब सी उलझन होने लगी। मैं ज्यादातर अपनी सहेलियों के साथ बाहर रहती। घर आती तो भाभी एक ही बात का रोना लेकर बैठ जाती, कहती कि मेरे भाई से शादी कर लो, वो तुमको खुश रखेगा। एक दिन की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ नहर पर खेलने चली गई। वो सब तो कपड़े धोकर अपने अपने घरों को हो ली। न जाने मैं किस सोच में गुम थी कि वहीं बैठी रही। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं घर से कितनी दूर आ गई हूँ। तभी मेरी नजर सामने बैठी औरत पर पड़ी जो न जाने कब से वहाँ बैठी मुझे देख रही थी। उसने मुझे देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम किस हाल में अपने घर जा रही हो? इस वक्त तो तुम्हें इस तरह इन कपड़ों में घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर के रास्ते से होकर आ रही हूँ मैंने कुछ मेहमानों को तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा था। अगर तुम इस हालत में गई तो वो न जाने तुम्हें क्या क्या बातें सुनाएंगे। मैंने अपने कपड़ों की तरफ गौर से देखा, वाकई मिट्टी और कीचड़ लगने की वजह से बहुत गंदे हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठकर अपने कपड़े धो लेती हूँ, घर जाने तक खुश्क हो जाएंगे। बेटी तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ, औरत ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी पोटली को खोलने लगी। मैं हैरत से उसे देख रही थी, क्योंकि मैंने इस बुढ़िया को आज से पहले कहीं नहीं देखा था और ये मुझे नए कपड़े देने पर तुली हुई थी, जबकि मेरे पास रुपए भी नहीं थे। मैंने बुढ़िया को ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उठकर मेरे पास आ गई। अरे तू मेरी बेटी जैसी है, मैं साथ वाले गाँव से आई हूँ, यहाँ पर मैं कपड़े बेचती हूँ, मगर तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो, इसीलिए तुम्हें ये कपड़े देना चाहती हूँ। अब घर जाओ, यही कपड़े पहन कर जाना, वरना तुम्हारा तासुर बहुत बुरा पड़ेगा। बुढ़िया की बात मानकर मैं झील के साथ ही बने उस गुसल खाने में चली गई जो यहाँ पत्थरों से बना था, और इसमें अक्सर औरतें अपने कपड़े वगैरह धोती थी, साथ ही नहाने का बंदोबस्त भी मौजूद था। मुझे एक औरत ने दिए हैं, कह रही थी कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए ये पहन दो। सही किया उसने, भाभी ने मायने खेज अंदाज में कहा और मेरे कमरे से निकल गई। इस बात का मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहरहाल मेरी तबीयत 2-3 दिन गुजरे थे कि अजीब सी होने लगी। मैं सब नजरअंदाज करती गई, मगर फिर जब मेरे पेट में दर्द मुसलसल बढ़ा और तबीयत बोझिल रहने लगी तो मैंने अम्मा को बताया। अम्मा भी मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये मसला अब हमारे हकीम के सुलझाने का नहीं है। अम्मा अगले ही दिन मुझे शहर की लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई। तब लेडी डॉक्टर ने अम्मा को वो खबर सुनाई जो सुनने के बाद कोई भी माँ अपने होश हवास खो देती है। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा, जैसे उन्हें इस बात पर यकीन ना आ रहा हो कि मैं उम्मीद से हूँ, और वो भी बिना शादी के, जबकि मेरा दिल जानता था कि मैंने आज तक अपनी हुदूद को पार नहीं किया, और फिर हराम कुर्बतों का तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकती थी। अम्मा मुझे जूता लेकर मारने पीटने लगी। बता, कहाँ अपने माँ बाप की इज्जत को काला करके आई है। अम्मा की माँ रूह पर लगने वाले कांटों के जैसी थी। मैंने अम्मा के पाँव पड़कर उन्हें बताना चाहा कि मैं तो सिर्फ माँ के पाँव पड़कर उन्हें बताना चाहा कि मैं तो सिर्फ नहर पर गई थी। अम्मा ने मेरी कोई बात न सुनी और मारती पीटती मुझे घर ले आई। भाइयों को और अब्बू को ये बात पता चलते देर नहीं लगी, क्योंकि अम्मा ने आते ही सबको कह दिया कि अब जल्द से जल्द मेरी शादी का बंदोबस्त करें, वरना मैं कभी भी अपने घर की ना हो सकूंगी। ऐसे मौके पर भाभी ने हम सबको हैरान कर दिया। हम सब खामोश बैठे थे जब वो कहने लगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने घर की इज्जत का ख्याल है, मैं अपने भाई को इससे शादी करने पर मनवा लूंगी। मुझे यकीन है कि वो इसकी हकीकत जानने के बावजूद भी कोई एतराज नहीं करेगा, क्योंकि वो इसे सच्चे दिल से चाहता है। वो तो इसका दिमाग खराब है कि अच्छे भले गबरू जवान को इनकार करती रही। मैंने तो इसे पहले भी कहा था कि इसकी हरकतें ठीक नहीं हैं, जल्द ही इसका बंदोबस्त करते हैं, मगर अम्मा नहीं मानती थी। माँ के चेहरे पर भी शर्मिंदगी थी।
जाहिर है बात ही ऐसी थी कि मेरे अम्मी अबू की जगह कोई और माँ बाप भी होते तो उनका सर भी ऐसे ही झुकता। खैर मैंने भाभी से कोई बात नहीं की, ना ही अम्मी को किसी बात का जवाब दिया। मैं अल्लाह से दवागो थी कि वो मेरे किरदार को साबित कर दे, क्योंकि ना मेरे होशो हवास में और ना ही होश से बेगाना होकर मैंने कोई ऐसा काम किया था कि मेरे माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आए। 2 दिन बाद भाभी ने घर वालों को खबर सुनाई कि अमजद अपने अम्मी अबू यानी कि भाभी के माँ बाप के साथ घर आ रहा था। मेरा तो दिल ही टूट कर रह गया, क्योंकि मैंने हमेशा अमजद को नफरत की नजर से देखा था। उसका किरदार गिरा हुआ था और उसकी बातें ऐसी थी कि उसको 2 मिनट भी बर्दाश्त करना मुश्किल काम था। मगर मैंने माँ बाप की रजामंदी पर चुप साध ली। मैं जानती थी कि अब घर में मुझे कोई भी कबूल नहीं करेगा, इसलिए खामोशी से शादी का जोड़ा पहन लिया और निकाह के कागज खत कर दिए। यहाँ तक कि मेरी डोली उठ गई, जो डोली कम और जनाजा ज्यादा था। आंसू बहाती में अमजद के घर आ गई, मगर एक बात मेरी समझ से बालातर थी कि अमजद ने कभी भी मुझसे ना कोई सवाल किया, ना ही उसने मेरे माजी के बारे में पूछा कि मेरे साथ ये सानिहा कैसे हुआ और इस बात की हकीकत क्या है। अमजद की बातें नाकाबिले यकीन थी और उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे वो मुझे हद से ज्यादा चाहता हो। मुझे भी उस पर यकीन आने लगा था। मैं सब कुछ उसकी मोहब्बत में भुला बैठी कि शायद अब वो मुझे चाहने लगा है, मुझे अपनाया है, मेरी गलतियों को माफ किया है। जो जमाने की नजर में गलती थी, जो यकीन मुझ पर किसी ने न किया, वो यकीन अमजद ने करके अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया है। बहरहाल रिश्ता जितना भी खूबसूरत हो, उसमें लड़ाई झगड़े और नोकझोंक होना एक मामूली सी बात है। एक दिन मेरी और अमजद की किसी बात पर मामूली सी लड़ाई हुई, तब अमजद बदल गए। उस वक्त गुस्से में आ गया और मुझे कहने लगा कि मैं अगर तुम्हें हासिल कर सकता हूँ, जमाने भर में तुम्हें रसवा करके अपनी मोहब्बत की भीख दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हें एक बार फिर रसवा कर सकता हूँ। उसके ये अल्फाज मेरे जहन में पेवस्त हो गए। अगरचे उसने बाद में 1000 बार कहा कि वो महज मजाक कर रहा था, मगर मेरे जहन में उसका लहजा बैठ गया था। अब मैं सच जानने की तमन्ना करने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरी रसवाई के पीछे अमजद का क्या हाथ था। मैंने भाभी से भी पूछने के लिए बहुत कोशिश की, मगर मुझे किसी ने ना बताया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहने लगी, बेटी मैंने आज से कुछ साल पहले तेरे साथ जो बुराई की थी, उसका नतीजा आज तक भुगत रही हूँ। मुझे तेरे बारे में कोई हकीकत मालूम न थी। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया, लेकिन वो सब मैंने पैसों की खातिर किया। याद है मैंने कुछ साल पहले तुम्हें कपड़े दिए थे और कहा था कि इन्हें पहन लो, इनके पहनने से तुम्हारा तासुर पहन लो, इनके पहनने से तुम्हारा तासुर अच्छा पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। वो कपड़े तुमको मैंने ना दिए थे, मुझे तुम्हारी भाभी ने दिए थे। मुझे उस वक्त ये भी न मालूम था कि ये तेरी भाभी है। उसने मुझसे यही कहा कि तुम मुझसे एक रकम ले लो और ये कपड़े फलां हुलिये की औरत को दे देना, इससे वो तुम्हें अच्छा समझेगी और मुझ पर शक भी न करेगी। तुम मुझसे जितनी रकम चाहो ले लो। मैंने तुम्हारी भाभी से वो रकम ले ली और तुम्हें वो कपड़े पहनने को दे दिए, मगर मैं नहीं जानती थी कि सब के पीछे तुम्हारी बर्बादी छिपी है। तुम्हारी भाभी ने बाद में मुझे मजीद रकम दी, क्योंकि उसका काम बआसानी हो गया था, मगर आज तक मैं अपने जुर्म पर खुद को कोसती हूँ। मुझे पता है कि वो सब जो मैंने किया वो जुर्म था, एक गुनाह था, मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने हिस्से की सजा काट चुकी हूँ। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा भी नहीं कदर खतरनाक इरादों की मालिक होगी, मगर मैंने उसे दिल से माफ कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मोहब्बत करने वाली और फर्माबरदार औलाद दी है, जिसके लिए मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मगर भाभी ने ये सब कैसे मुमकिन बनाया, आज तक मेरी समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि अम्मा को उस डॉक्टर ने गलत मालूमात दी, और कभी लगता है कि ये सब जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि भाभी की सोची समझी साजिश थी। अल्लाह ताला की इबादत ने मुझे इतना सब्र तो दे दिया है कि मैं उन गुनाहों को माफ कर सकूं जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की, मगर ये सवाल मेरे जहन से कभी महफ नहीं हो सकेंगे।